हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। आशा करती हूँ आप अपने घरों में बिल्कुल स्वस्थ हैं और अपनी अपनी पढ़ाई निरंतर कर रहे हैं। 9th क्लास में हम पढ़ रहे हैं सामाजिक विषय। सामाजिक विषय की प्रारंभिक कक्षाओं में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 4 पुस्तकें हैं, जिनमें से लगभग प्रत्येक पुस्तक के बारे में आपको सामान्य जानकारी मिल गई थी। आज हम लोकतांत्रिक राजनीति भाग 1 का पहला अध्याय लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। अब जैसा कि आपने पुस्तक का नाम पढ़ा, लोकतांत्रिक, भारत की शासन व्यवस्था, लोकतांत्रिक, पिछली कक्षाओं में भी हमने बहुत बार इस शब्द को सुना और समझा है। सामान्य तौर पर हम सभी लोकतंत्र से अनभिज्ञ नहीं हैं, यानी कि इसके बारे में सामान्य जानकारी आप और हम सभी को है। लेकिन फिर भी आज हम लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों के रूप में एक अध्याय का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस अध्याय के अंतर्गत हम किन चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। हमारा इस अध्याय के अंतर्गत जो पहला बिंदु रहेगा पढ़ने का, वो रहेगा कि किसी भी शासन व्यवस्था के लोकतांत्रिक होने के लिए कौन सी न्यूनतम शर्तें आवश्यक है, यानी कि लोकतंत्र की न्यूनतम आवश्यकताएं। फिर आएंगे, कुछ आगे बढ़ेंगे, लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक में अंतरों को समझेंगे। पहले क्या देखेंगे कि लोकतंत्र की न्यूनतम आवश्यकताएं क्या है। इस अध्याय के अंतर्गत जो दूसरा हमारा महत्वपूर्ण बिंदु रहेगा अध्ययन का, वह है लोकतांत्रिक व गैर लोकतांत्रिक। दोनों में अंतर को देखना कि किस प्रकार की व्यवस्थाएं लोकतांत्रिक होंगी और किस प्रकार की व्यवस्थाएं गैर लोकतांत्रिक होंगी। फिर इससे आगे बढ़ेंगे तो हम देखिए, प्रारंभ में हमने क्या देखा, न्यूनतम आवश्यकताएं देखी, यानी कम से कम क्या चीज़ें हैं जो किसी भी शासन व्यवस्था को लोकतांत्रिक बनाने के लिए ज़रूरी है। अब कम से थोड़ा आगे बढ़ेंगे और लोकतंत्र के बृहद अर्थ को हम समझेंगे। मुख्य रूप से इन 3 चीज़ों को हम आज के अध्याय में स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। अब बात करें कि हमारा अध्याय पाठ्य पुस्तक में थ्योरी के रूप में है या अन्य किसी रूप में। आपने हिंदी में एकांकियाँ पढ़ी होंगी, सब जानते हो ना एकांकी क्या होती है। विभिन्न पात्र होते हैं, सब अपनी अपनी बातें करते रहते हैं, बीच में कुछ कोटेशंस आते हैं जिनमें आपकी पटकथा दिखाई जाती है कि ऐसा ऐसा सीन है और ये सब चल रहा है। तो कुछ वैसा ही हमारे इस अध्याय का स्वरूप भी है। हमारे सामने एक कक्षा का माहौल प्रस्तुत किया गया है, जिसमें एक अध्यापिका हैं, कुछ छात्र छात्राएं हैं और इनके आपसी संवाद के माध्यम से हम पाठ को गति प्रदान करेंगे। यानी कि अपनी बातों के माध्यम से, जैसे आप और हम बातें करते हैं, हम अपने क्लासरूम में करते हैं, हमारे अध्याय में भी एक क्लासरूम है और इसी तरह से यहाँ भी एक अध्यापिका है और कुछ छात्र छात्राएँ हैं, ये आपस में बातचीत कर रहे हैं और इन्हीं की बातचीत से हमें इन सब चीज़ों को समझना है। जब हम चीज़ों को व्यवहारिक ढंग से लेते हैं तब हमारा जो नॉलेज होता है वो ज़्यादा मजबूत और स्थायी होता है। एक आप थ्योरी की परिभाषा पढ़ करके रट लो और एक आप किसी के साथ डिबेट में बैठ जाओ, उस विषय पर बहुत बहस करो, फिर आपको वो परिभाषा समझ में आ जाएगी। तो वो जो आप डिबेट के माध्यम से समझोगे ना, वो आप ज़िंदगी में कभी नहीं भूलोगे।
और जब आप थ्योरी पढ़ करके रट करके उसको समझोगे तब आप हो सकता है बिना दोहरान किए कुछ दिनों बाद उसे भूल भी जाओ। तो ये जो पद्धति अपनाई गई है अध्याय को लिखने की, इसी आधार पर अपनाई गई है कि आपका ज्ञान स्थायी हो, आप इसे भली प्रकार समझ सकें और समझने के साथ ही व्यवहारिक रूप में भी इसको देख सकें अपने आसपास के जनजीवन में। अब बात करते हैं हम लोकतंत्र की। तो वर्तमान समसामयिक परिस्थितियों को देखें। आप और हम सब शिक्षित व्यक्ति हैं, समाचार पत्र पढ़ते हैं, देश दुनिया से अवगत हैं। हमारे आसपास के देशों के अंदर क्या चल रहा है, हमारे देश में क्या चल रहा है, ये सब जानकारियां हम रखते हैं। और इन सारी जानकारियों को जब हम देखते हैं तब एक चीज़ जो उभर कर सामने आती है वो आती है कि वर्तमान परिस्थितियों में दुनिया की सबसे ज़्यादा लोकप्रिय शासन प्रणाली यदि कोई है, शासन पद्धति अगर कोई है, तो वो लोकतांत्रिक शासन पद्धति है। ठीक है ना। आप और हम सभी क्या जानते हैं कि लोकतंत्र वर्तमान समसामयिक परिस्थितियों में पूरे विश्व की सबसे लोकप्रिय शासन पद्धति है। इस शासन पद्धति को आप कंप्लीट कर लेना, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। आगे चलते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि हमारा अध्याय संवादों के माध्यम से आगे बढ़ रहा है। हम पात्रों की बात कर लें। हमारी जो अध्यापिका है इस अध्याय की, उनका नाम है मैटिल्डा लिंगदोह। अध्यापिका कौन है? मैटिल्डा लिंगदोह। और सबसे पहले जो बात करने वाली है वह छात्रा है मैरी। मैरी अपनी क्लास की एक होशियार छात्रा है। मैरी के अलावा भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो समय समय पर इस अध्याय में बातें करेंगे। अब जैसे ही अध्यापिका ने कक्षा में आकर लोकतंत्र और उसकी परिभाषा के बारे में बात करने के लिए अपना विषय रखा, तो मैरी ने प्रश्न किया कि हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में जी रहे हैं, व्यवहार में हमने उसे अपना रखा है, अब उसकी परिभाषा की क्या ज़रूरत है। जो चीज़ प्रैक्टिकल हमारे पास है, जिसको हम प्रैक्टिकली यूज़ कर रहे हैं, आज उसकी परिभाषा पढ़ने की कहाँ आवश्यकता पड़ गई है। अब हमें परिभाषा जानने की क्या ज़रूरत है। यानी कि मैरी का ऑब्जेक्शन है कि व्यवहार में तो हमने किसी चीज़ को पहले अपना लिया है और बाद में हम उसके स्वरूप की, उसके परिभाषा की बात करने जा रहे हैं। ठीक है ना। मैरी का ऑब्जेक्शन आता है। तो उसकी दीदी जो हैं, यानी कि जो अध्यापिका है मैडम लिंगदोह, वो बात को आगे बढ़ाती हैं कि बेटा ठीक है, आपका प्रश्न मैं समझ सकती हूँ कि आपको व्यवहार में जब लोकतांत्रिक व्यवस्था देखने को मिल रही है तो अब आपको परिभाषा क्यों पढ़ाई जा रही है। अच्छा ये बताओ, अध्यापिका मैरी को कह रही हैं कि आप जब बचपन में बोलना सीखती हैं तब बरसात को पहले सीखती हैं या बरसात की परिभाषा को पहले सीखती हैं। सामान्य सी बात है, आप और हम भी समझ सकते हैं कि हमने बचपन में परिभाषा थोड़ी सीखी है। पहले तो हमने बरसात बोलना ही सीखा था और दिखाया गया था हमें कि ये बरसात हो रही है और हम समझ गए कि ठीक है ये बरसात है। पर क्या हमने बड़े होने के बाद भी बरसात की परिभाषा को सीखा नहीं था क्या? निश्चित रूप से सीखा। हमें बरसात को परिभाषा को सीखने की आवश्यकता कब पड़ी? जब बरसात, बूंदाबांदी और मूसलाधार बरसात, या यूँ कहें कि बादल फटने की स्थिति, जब ये 4-5 कैटेगरी हमारे सामने आई ना, तब हमने पर्टिकुलर बरसात क्या होती है ये समझने की आवश्यकता महसूस की और फिर हमने बरसात की परिभाषा सीखी। तब हमें अंतर भी समझ में आए कि बूंदाबांदी यानी कि धीमी बौछारों के साथ जो
बारीक बूंदें गिरती है वो बूंदाबांदी है। जब थोड़ी बड़ी बूंदों के रूप में बरसात होती है, फ्लोर पूरा गीला हो जाता है, बहने लगता है, तब बरसात होती है। और बड़ी बड़ी बूंदों में लगातार तेज़ बरसात हो रही होती है और नालियाँ, सड़कें सब ओवरफ्लो होकर बहने लगती हैं, तब मूसलाधार बरसात होती है। और अचानक किसी क्षेत्र में ऐसी बरसात आ जाए कि बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाए, लोगों के घरों, दुकानों, आसपास के इलाकों में पानी भर जाए, नावें चलाने जैसी स्थितियां हो जाए, तब क्या होती है? बादल फटना। तो हमने पहले क्या सीखा था? बरसात। फिर हमने बरसात के विभिन्न रूपों को देखा और समझा। ठीक यही स्थिति लिंगदोह मैरी को कहती हैं कि लोकतंत्र के लिए भी हमारे सामने है। हमने पहले लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपना रखा है, हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में जी रहे हैं, लेकिन इन व्यवस्थाओं में बहुत सारे अंतर हैं। अलग अलग देशों में अलग अलग स्थितियां हैं, अलग अलग शर्तें हैं, अलग अलग व्यवहारिक चीज़ें हैं। उन सब को भिन्नता के साथ समझने के लिए हमें लोकतंत्र की परिभाषा पढ़ने की आवश्यकता है। मैं समझती हूँ आपको भी ये बात भली प्रकार समझ में आ गई होगी कि मैडम लिंगदोह ने पहले लोकतांत्रिक व्यवस्था में जीते हुए फिर उसकी परिभाषा की आवश्यकता को मैरी को बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है। आप भी समझ गई हैं कि जब हम एक लोकतांत्रिक देश में निवास कर रहे हैं तो हमें अब लोकतंत्र की परिभाषा की आवश्यकता क्यों है। ठीक है ना? लिंगदोह ने क्या उदाहरण दिया था? बरसात का। ठीक है ना? बरसात के माध्यम से मैडम ने मैरी को समझाया कि जब बरसात को पहले सीखा गया, बाद में उसके विभिन्न रूपों को देखने के बाद में उसकी परिभाषा सीखी गई, तो ठीक वही स्थिति लोकतंत्र में भी है कि हम पहले लोकतांत्रिक देश में रह तो रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र के विभिन्न रूप हैं, विभिन्न शर्तें हैं, विभिन्न परिस्थितियां हैं। अलग अलग आधार पर लोकतंत्र को अपनाया है लोगों ने। किसी ने एकात्मक में लोकतंत्र अपना रखा है, किसी ने संघात्मक में लोकतंत्र अपना रखा है। तो इस आधार पर छात्रा को अध्यापिका अपनी बात समझाने का प्रयास करती है। आप सभी भी समझ गए हैं? पहले बरसात को सीखा गया है, फिर बूंदाबांदी, और बादल फटना और सामान्य बरसात। ये सारी चीज़ें सीखी। सेम कंडीशन किस में है? लोकतंत्र में। विभिन्न रूप है और उन विभिन्न रूपों को अच्छी तरह से समझने के लिए हमें सबसे पहले क्या पढ़ना पड़ेगा? लोकतंत्र की परिभाषा। अब बात यहाँ तक तो क्लियर हो गई कि भाई परिभाषा पढ़ने की आवश्यकता तो है। ठीक है ना? अब जब कक्षा में परिभाषा की बात आ गई स्पष्ट रूप से कि हमें परिभाषा पढ़नी है, तब एक अन्य विद्यार्थी जिसका नाम है रिबियांग। कौन? रिबियांग जो है वो ये कहता है कि मैडम आपने पहले एक परिभाषा पढ़ा रखी है हमें, बहुत फेमस परिभाषा है वो। अब्राहम लिंकन, नाम सुना हुआ है ना सभी का? छठी से हम इनकी परिभाषा को पढ़ना शुरू कर देते हैं और हमें याद हो जाती है अच्छी तरीके से। याद है सबको? आपको भी? बोलिए फिर क्या परिभाषा है? जनता के द्वारा जनता पर या जनता का जनता के लिए जनता पर शासन। अब यह परिभाषा तो हमने बहुत पहले से पढ़ रखी है और आज रिबियांग जो है वो भी यही बात कह रहा है कि भाई परिभाषा तो आपने हमें पहले ही पढ़ा दी थी और हमें याद है अच्छी तरह से, जनता का जनता के लिए जनता का शासन। ठीक है ना? यह जो परिभाषा है यह अब्राहम लिंकन ने दी थी। अब अब्राहम लिंकन की परिभाषा रिबियांग ने जब बताई
तब मैडम ये बात कह रही है कि कोई भी चीज़ हमें केवल इसलिए स्वीकार या अस्वीकार नहीं करनी चाहिए कि वह एक बहुत बड़े और प्रसिद्ध व्यक्ति ने कही है। बात समझ रही हैं आप? कि किसी फेमस इंसान ने कोई बात कह दी, केवल इसलिए हमें उस बात को मानकर नहीं बैठ जाना चाहिए, हमें उस पर और भी अधिक सोच विचार करना, उसका विश्लेषण करना चाहिए। अब ठीक है, ये बात भी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है कि किसी फेमस व्यक्ति ने कह दिया तो हमने मान लिया, हमें उसको पहले समझना है, समझने की आवश्यकता होती है। तब एक अन्य बालक जिसका नाम है योलांदा, कौन कह रहा है? योलांदा। इनके नाम थोड़े से अलग हैं, हम जैसे नाम रखते हैं ना अपने, सीमा, गीता, नीता, टीना, रमेश, सुरेश, उनसे थोड़े अलग हैं, तो नामों पे आप ज़्यादा ध्यान मत दो, आप इनको एक विद्यार्थी के रूप में देखो। योलांदा जो है वो ये कहता है कि मैडम मुझे इसके बारे में और भी कुछ पता है। लोकतंत्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी। और वो ये बताता है कि डेमोक्रेसी यूनानी शब्द डेमोक्रेशिया से बना है। उत्पत्ति किससे हुई है? यूनानी शब्द डेमोक्रेशिया। अब डेमोक्रेशिया की उत्पत्ति भी दो शब्दों से मिलकर हुई है, पहला डेमोस और दूसरा क्रेशिया। डेमोस और क्रेशिया। अब डेमोस का मतलब होता है लोग या जनता, और क्रेशिया का मतलब होता है शासन। ठीक है ना? तो इन दोनों शब्दों के अर्थ के आधार पर हम बात करें तो डेमोक्रेसी का अर्थ हो गया जनता का शासन। क्या हो गया? जनता का शासन। अब बात करें अध्यापिका की, तो वो ये कह रही हैं कि केवल शब्दों के अर्थ तक ही किसी की परिभाषा सीमित नहीं होती है। अब मैडम भी एक उदाहरण दे रही हैं कि समय के साथ साथ शब्दों के अर्थों में भी विस्तार आता है। अब मैम क्या उदाहरण दे रही हैं? कंप्यूटर शब्द का उदाहरण दे रही हैं। मैडम ये कह रही है कि जैसे आपने बताया कि डेमोक्रेसी डेमोस और क्रेशिया से मिलकर बना है। डेमोस का अर्थ होता है लोग या जनता और क्रेशिया का अर्थ होता है शासन। तो इस आधार पर डेमोक्रेसी का अर्थ हो गया जनता का शासन। केवल शाब्दिक अर्थ की बात की जाए तो कंप्यूटर शब्द का जो उत्पत्ति का वर्ड है वो है कंप्यूटिंग। कंप्यूटर की उत्पत्ति किससे हुई है? कंप्यूटिंग से हुई है। और कंप्यूटिंग का अर्थ होता है गणना करना। तो इस आधार पर यदि कंप्यूटर का अर्थ समझा जाए तो कंप्यूटर तो एक बहुत बड़ा कैलकुलेटर हो सकता है केवल, कि भाई बहुत सॉलिड बड़ी बड़ी गणनाएं करने के लिए यदि किसी यंत्र का उपयोग किया जा रहा है तो उसका नाम कंप्यूटर होना चाहिए। लेकिन आप और हम सभी जानते हैं कि कंप्यूटर कितना मल्टीपर्पज़ उपयोगी है। क्या केवल गणना करने तक कंप्यूटर का उपयोग सीमित है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप और हम सब कंप्यूटर चला सकते हैं, कंप्यूटर से भली भांति परिचित हैं। तो इस आधार पर किसी शब्द के उत्पत्ति के शाब्दिक अर्थ के आधार पर उसका पर्टिकुलर अर्थ मान लेना उचित नहीं है। और सेम चीज़ हमारी लोकतंत्र पर भी लागू होती है। जिस प्रकार कंप्यूटर का काम केवल गणना करना नहीं है, उसी प्रकार लोकतंत्र का अर्थ भी केवल जनता का शासन नहीं है। यानी कि लोकतंत्र के अंतर्गत और भी बहुत सारी चीज़ें हम देखेंगे,
और पढ़ेंगे। आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं। आप इतने अध्याय के नोट्स बनाएं और भली प्रकार से डेमोक्रेसी के अर्थ को समझने का प्रयास करें। संवाद के माध्यम से हमारा अध्याय आगे बढ़ेगा, तो बहुत रुचिकर रहने वाली हमारी कक्षाएं। आप भी अपनी जो पाठ्य पुस्तक है उससे इस अध्याय को साथ साथ पढ़ते चलें। यदि कोई दिक्कत आए तो अपनी लाइव कक्षाओं में इसके बारे में चर्चा अवश्य करें।